वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस पूरे चैनल पे एक साइंस की बहुत ही इंटरेस्टिंग श्रृंखला चलाई जा रही है, जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वह सभी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वह किसी भी एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वह है अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है। तो इसका जवाब है हमें कुपोषण हो जाता है, कुपोषण। ठीक है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से कौन सा रोग होता है जिसको हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, असंतुलित भोजन करने से कुपोषण होता है, अल्प और असंतुलित भोजन करने से कुपोषण हो जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो मानव शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका जवाब है हमारा 20 प्रकार के। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो मानव शरीर है उसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसमें हमें ये चारों चीज़ें एक साथ मिलते हैं, जो बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि क्या हो सकता है। कि यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि वह कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। तो इसका जवाब है हमारा दूध। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हमें कैल्शियम भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन और पोटेशियम भी मिलता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के रक्त में क्या होता है। जो मनुष्य का रक्त होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, उसमें क्या पाया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ह्यूमन ब्लड में हमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मनुष्य के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस विभाजन में, प्रश्न को आप समझिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। वह कौन सी विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो वह है अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, इसका जवाब हमारा हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है। तो हाइपो एक्जिमा। ठीक है, शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा। तो वह है हमारा हाइपो एक्जिमा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपो एक्जिमा नामक रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उसकी इकाई को क्या कहा जाता है। जो बॉडी में हमारे तंत्रिका तंत्र पाई जाती है उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं। इसका जवाब है हमारा कि हम उसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, क्या उसी से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जो पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वह कौन सी है। तो इसका जवाब भी हमारा न्यूरॉन ही होगा, न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ देखिए दो प्रश्नों के एक ही जवाब है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होती है इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, कि इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका जवाब भी हमारा न्यूरॉन होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है हमारा सियाटिक। ठीक है, सियाटिक। ठीक है, यहाँ पे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डबल रोटी में क्या मिलाया जाता है। जो हमारी डबल रोटी बनती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है हमारा यीस्ट का प्रयोग होता है। जो डबल रोटी बनाया जाता है उसमें
क्या मुख्यतः मिलाया जाता है, तो वह है हमारा यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, रंग वर्णांधता। ठीक है, रंग वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब उसी से रिलेटेड हमारा आज का प्रश्न है कि रंग वर्णांधता, जिसको अंग्रेजी में हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, में मनुष्य में कौन से रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वह किन दो रंगों में अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है, किन दो रंगों को नहीं पहचान पाता। उसका जवाब है हमारा हरा और लाल। ठीक है, लाल और हरे रंग को अगर किसी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, अगर किसी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो वह लाल और हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। को और किस रोग के नाम से जाना जाता है। जो हमारा वर्णांधता होता है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो वह है हमारा डाल्टनिक रोग। डाल्टनिक रोग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कभी कभार एग्जाम्स में डायरेक्ट ये पूछता है कि डाल्टनिक रोग किसे कहा जाता है, डाल्टनिक रोग क्या होता है। तो ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें हैं कि कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टनिक रोग एक दूसरे के ही नाम है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस को हम डाल्टनिक रोग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है कि एड्स में कौन सा वायरस होता है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रश्न है कि एड्स में कौन सा वायरस होता है, इसमें पाया जाता है HIV। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किस रोग से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वह कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो इसका जवाब है हम उसको कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक रोग अगर किसी को हो जाता है, तो अगर जब भी उसको चोट लगेगी तो वहां से रक्त का बहना नहीं बंद होता है। सामान्यतः जब किसी को, सामान्य व्यक्ति को जब किसी भी तरह की चोट लगती है, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, जब भी किसी को चोट लगती है, हम उसमें देखते हैं कि अगर जैसे ही उसके पूरे शरीर पर कहीं भी अगर जैसे कट जाता है, तो थोड़ी देर तक उसमें ब्लड निकलता है, उसके बाद फिर अपने आप ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा, जिसको हीमोफीलिया नामक रोग होगा, अगर फिर उसको किसी जगह पे कट जाता है, तो वहां पे ब्लड रुकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी होती है। जो क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी होती है, वह प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चों में होती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि जो क्वासियोरकर तथा मारसमस बीमारी होती है, वह प्रोटीन की कमी से होती है और यह बच्चों में होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डी पाई जाती है। इसका जवाब है 206। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में, जब नवजात शिशु होता है, तब उसके बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 206 हड्डी पाई जाती है, आपको हम बता चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रश्न है कि बाल्यावस्था में नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो उसकी मात्रा है 300। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वह 300 होती है। ठीक है, इसके बाद मनुष्य की पसलियों में कितनी हड्डियां होती है, जो मनुष्य की पसलियां होती हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की पसलियों में हमारी 24 हड्डियां होती हैं, 24। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है। पूरी बॉडी को जो संतुलित रखने का कार्य कौन करता है, तो वह है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम की वजह से पूरी शरीर, जो सेरिबेलम होता है उसकी वजह से पूरा शरीर, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह पूरे शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसका भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है। जो ह्यूमन माइंड होता है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसका भार हमारा 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के रक्तदाब का मापक जो होता है, जो मनुष्य का जो रक्तदाब मापक यंत्र होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, उसको कौन सा यंत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है कि मनुष्य में रक्तदाब का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो इसका जवाब है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, जो रक्तचाप जो मापने का जो यंत्र होता है, वह
किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, हृदय का वजन कितना होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वजन हमारा 300 ग्राम होता है। यहाँ पे देखिए दो तरह के क्वेश्चन है। जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वह 1350 ग्राम का होता है, और जो हार्ट होता है उसका वेट हमारा 300 ग्राम का होता है। अब दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है वह क्या होता है, वह कौन सा होता है, तो यह है हमारा केसीन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो उसको हम केसीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो मनुष्य की लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और एक चीज हम यहाँ आपको बता दें कि मनुष्य का जो पाचन, जैसे ही मनुष्य जो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं या कुछ भी खाना शुरू करते हैं तो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जवाब है हमारा टायलिन। ठीक है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मृत आरबीसी नष्ट होता है। जो मृत आरबीसी होता है यह कहाँ पे नष्ट होता है, तो इसका जवाब है हमारा यकृत में। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन होता है वह बॉडी में किस चीज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका जवाब है हमारा ग्लूकोज की। बॉडी में जब ग्लूकोज कम या ज्यादा होता है तो उसी की मात्रा को यह संतुलित करता है। कौन संतुलित करता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की खोज कब और किसने की, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने यहाँ इस प्रश्न में देखा कि इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह इंसुलिन से ही रिलेटेड है कि इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। बैटिंग एवं वेस्ट ने कब की, 1921 ईस्वी में। ठीक है, यह पूरे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखें ताकि इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।